अब हम लोग डिस्कस करेंगे द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। ये भी विलियम बर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया एक सोनेट है। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज है हमारा, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस क्या है? तो ये एक सोनेट है, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला, द पोइम वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, ये जो पोइम है वो सबसे पहली बार कहाँ पब्लिश हुई थी? तो पोइम्स इन टू वॉल्यूम 1807, जो विलियम वर्ड्सवर्थ का एक पोएटिक कलेक्शन आया था जिसका नाम था पोइम्स इन टू वॉल्यूम्स, और ये 1807 में आया था। तीसरे नंबर का पॉइंट है, बोला गया है द पोइम इज रिटन इन, तो किसमें? इटालियन यानी कि पेटार्कन फॉर्म में लिखा गया है। तो ये एक पेटार्कन सोनेट है, ध्यान बनाए रखना। पेटार्कन सोनेट को ही हम इटालियन सोनेट कहते हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। व्हाट मीटर इज यूज्ड इन द पोएम, इस पोएम के अंदर कौन सा मीटर यूज हुआ है? तो आयम्बिक पेंटामीटर का यूज किया गया है, बी ऑप्शन होगा हमारा। द ऑक्टेव राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज, यानी कि जो हमारा पेटार्कन सोनेट होता है वो ऑक्टेव और सस्टिक में डिवाइड होता है। ऑक्टेव में 8 लाइनें होती हैं और सस्टिक में 6 लाइनें होती हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ऑक्टेव की राइम स्कीम क्या है इस पोएम की? तो ए बी बी ए बी ए, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। और इसके बाद सस्टेट जिसमें 6 लाइनें होती हैं, इसकी भी राइम स्कीम पूछी गई है। तो सी डी ई यही जनरली इसकी राइम स्कीम होती है, लेकिन सस्टेट की राइम स्कीम बदलती रहती है। अगला, बोला गया है द पोएम क्रिटिसाइजेस, इस पोएम के अंदर किस चीज को क्रिटिसाइज किया गया है आपको बताना है। तो मटेरियलिज्म को, भौतिकवाद को, ठीक है, किसको? भौतिकवाद को जो है वो आलोचना की गई है इस कविता के अंदर। 8वें नंबर का पॉइंट है हमारा, व्हाट हैज बिकम द चीफ कंसर्न ऑफ पीपल, लोगों की मुख्य चिंता क्या बन गई है? तो कमाने और खर्च करने की होड़, यही गेटिंग एंड स्पेंडिंग, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 9 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, पीपल हैव गिवन देयर हार्ट्स अवे टू, लोगों ने अपना दिल को सौंप दिया किसको? पैसे, यानी कि पैसा कमाने में वो लगे हुए हैं, वो अपना सारा टाइम, मन, सब कुछ पैसा कमाने में ही दे दिया है। तो मनी हो जाएगा, पीपल हैव गिवन देयर हार्ट अवे टू मनी। 10 नंबर का क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोइट पीपल फेल टू अप्रिशिएट, कवि के अनुसार लोग प्रकृति की सराहना करने में असफल रहते हैं, यानी कि क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, प्रकृति को अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं, वो असफल रहते हैं, फेल हो जाते हैं। 11 नंबर का, द पोइट विशेस टू बी अ, कवि जो है वो इसमें एक पैगन बनना चाहता है। पैगन कौन होता है? प्रकृति का पुजारी जो होता है उसको हम पैगन कहते हैं, प्रकृति का उपासक। अगला 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है जरा समझो, व्हाई डज द पोइट वांट टू बी अ पैगन, यानी कि कवि पैगन क्यों बनना चाहता है? प्रकृति के करीब रहने के लिए, टू रिमेन क्लोज टू नेचर, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 13 नंबर का क्वेश्चन है, विच टू सी गॉड्स आर मेंशन्ड इन द पोएम, कविता में किन दो समुद्री देवताओं का जिक्र किया गया है? तो दो हैं, प्रोटियस और टाइटन, प्रोटियस और टाइटन, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला 14 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है बी ले वेस्ट आवर पावर सजेस्टेड दैट ह्यूमंस, हमने अपनी शक्तियों को बर्बाद कर देते हैं। इसका मतलब क्या है कि इंसान जो है अपनी ऊर्जा भौतिक चीजों के पीछे बर्बाद करते हैं, भौतिक चीजों को कमाने के पीछे अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं। तो बेस्ट देयर एनर्जी इन मटेरियल परस्यूट्स, बी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद 15 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, अ सॉर्डेड बून रेफर्स टू, सॉर्डेड बून का मतलब होता है एक घटिया वरदान। इसमें जो है किसका यूज हुआ है? दो वर्ड जो हैं कंट्राडिक्टरी यूज हुए हैं। तो आप, हम बता देते हैं, एक तरफ सॉर्डेड है एक तरफ बून है, यानी कि दोनों शब्द जो हैं वो कंट्राडिक्टरी हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब आपको कमेंट में ये करके बताना है कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है। बर्थलेस ब्लेसिंग यानी कि मटेरियल गेन, बोला गया है कि असार्डेड बून का मतलब होता है एक बेकार का वरदान, भौतिक लाभ, है ना। अब हम इसके कुछ वन लाइनर एग्जाम की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, तो चलो शुरुआत कर लेते हैं उनको भी। पहला क्या है, बोला गया दी वर्ल्ड इज टू मच विद अस, क्या है? एक सोनेट है, और किसके द्वारा लिखा गया? विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया। ये जो सोनेट है दी वर्ल्ड इज टू मच विद अस, इसको 1807 में पब्लिश कराया गया था, और एक पोएटिक वॉल्यूम था, एक संग्रह था पोएम्स इन टू वॉल्यूम करके, इसमें इसको पब्लिश कराया गया था इस पोएम के लिए। और तीसरा पॉइंट है, इट इज रिटन इन पेटार्कन सोनेट फॉर्म,
ये किस में लिखा गया है? पेटार्कन सोनेट में लिखा गया है। और इसमें जो मीटर यूज हुआ है वो आइम्बिक पेंटामीटर का यूज किया गया है। अगर हम राइम स्कीम की बात करें तो ये जो पोइम है पेटार्कन सोनेट यानी कि इटालियन सोनेट, ये हमारा ऑक्टेव और सस्टेट में डिवाइड है। तो ऑक्टेव की राइम स्कीम क्या है? ए बी बी ए बी बी ए। और सस्टेट की राइम स्कीम क्या है? सी डी ई सी डी ई। अब सातवां पॉइंट देख लो क्या कहा गया है। सातवें पॉइंट में बोला गया द पोएम क्रिटिसाइजेस द मटेरियलिस्टिक आउटलुक ऑफ द पीपल। यह कविता लोगों की भौतिकवादी सोच की आलोचना करती है। अगला आठवां पॉइंट है हमारा गेटिंग एंड स्पेंडिंग इज शोन एज द मेन कंसर्न ऑफ लाइफ, यानी कि कमाना और खर्च करना, इस चीज को जीवन की मुख्य चिंता के रूप में दिखाया गया है इस पोएम के अंदर। 9 नंबर का पॉइंट है हमारा पीपल बेस्ड देयर एनर्जी इन वर्ल्डली परस्यूट्स। लोग अपनी ज्यादातर एनर्जी ऊर्जा सांसारिक कार्यों में, यानी कि जो भौतिक चीजें हैं हमारी मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, उन चीजों में क्या कर देते हैं? उन चीजों को कमाने में बर्बाद कर देते हैं। जितने भी हमारे सांसारिक कार्य होते हैं उसी में बर्बाद करते हैं। अगला 10 नंबर का पॉइंट देखो क्या है। 10 नंबर पे बोला गया है ह्यूमंस हैव गिवन देयर हार्ट्स अवे टू मनी। इंसानों ने अपना दिल पैसे को सौंप दिया है। उन्हें लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही उनकी जिंदगी है। पैसा हमारी लिए बहुत कुछ हो सकता है लेकिन सब कुछ नहीं। The phrase a sordid boon means a worthless blessing। a sordid boon वाक्यांश का अर्थ है एक बेकार और तुच्छ वरदान। अगला 12 नंबर का pupil fail to appreciate the beauty of nature। लोग प्रकृति की सुंदरता की सराहना करने में असफल रहते हैं। 13 नंबर का पॉइंट है the poet feels disconnected from nature। कवि स्वयं को प्रकृति से डिसकनेक्टेड यानी कि कटा हुआ महसूस करता है। 14 नंबर का पॉइंट है कि wishes to be a pagan to stay close to nature। वह प्रकृति के करीब रहने के लिए एक पैगन यानी कि प्रकृति का पुजारी बनने की इच्छा रखता है। 15 नंबर का पॉइंट देखो क्या कहा गया है। 15 नंबर पे बोला गया है द पोएम हाईलाइट्स द लॉस ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यू। यह कविता आध्यात्मिक मूल्यों का ह्रास को उजागर करती है। इसमें क्षति दिखाई जाती है, हानि दिखाई जाती है। इस पोएम के अंदर दिखाया जाता है कि जो हमारी स्पिरिचुअल वैल्यूज हैं वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी हैं। अगला नेचर इज प्रेजेंटेड एज पावरफुल एंड ब्यूटीफुल। प्रकृति को शक्तिशाली और सुंदर रूप में प्रस्तुत किया गया है इस कविता के अंदर। 17 नंबर का पॉइंट है द सी इज पर्सोनिफाइड एज वेयरिंग हर बॉजम टू द मून। बोला गया है समुद्र का यहाँ पर मानवीकरण करते हुए उसे चंद्रमा के सामने अपने वक्ष यानी कि सीने को खोल कर दिखाया गया है, यानी कि अनावृत करते हुए दिखाया गया है। अगला 18 नंबर का पॉइंट है द पोइट मेंशन सी गॉड प्रोटियस एंड ट्राइटन। कवि ने समुद्र के देवता प्रोटियस और ट्राइटन का उल्लेख किया गया है इस कविता के अंदर। और 19 और 20 नंबर की अगर हम बात करें तो द टोन ऑफ द पोएम इज सैटिरिकल एंड रिफ्लेक्टिव। इस कविता का जो स्वर है वो आलोचनात्मक और थोड़ा सा रिफ्लेक्टिव है, चिंतनशील है। अगला 20 नंबर का पॉइंट है हमारा द पोएम अर्जेज अ रिटर्न टू नेचर एंड सिंपल लिविंग। अर्ज करता है, आग्रह करता है, यानी कि ये कविता जो है वो प्रकृति की ओर लौटने और सादा जीवन अपनाने का आग्रह करती है।